हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार स्वामी, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आज हम फिजिक्स में कक्षा 12 के लिए शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत की। ये चैप्टर होगा आज का अपना। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, बारिश के दिनों में बारिश के समय में हमने ये देखा होगा कि इस प्रकार से लाइटनिंग होती है बादलों में। इस लाइटनिंग को या बिजली चमकने को यह है स्थिर विद्युत की। अगर हम किसी कंघे को सूखे बालों में फिराते हैं, जैसे ये अपना एक कंघा है और इसे हम सूखे बालों में अगर फिराकर इसके पास में कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेके जाते हैं तो वो इससे चिपक जाते हैं। ये है स्थिर विद्युत की। और जब एक टीवी चल रहा होता है, जैसे एक टीवी चल रहा है, इसके पास भी अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेके जाते हैं या अपने हाथ से इस स्क्रीन को स्पर्श करते हैं तो हमें यह महसूस होगा कि अपना जो हाथ है वो यहां चिपकना चाहता है। यह है स्थिर विद्युत की। देखिए, स्थिर विद्युत की का जो सिंपल मीनिंग है, सिंपल साधारण अर्थ है, वो ये है कि हम आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करते हैं। आवेश की जो गतिशील अवस्था है उसका अध्ययन हम विद्युत चुंबकी के अंदर करते हैं। तो स्थिर विद्युत की में आज अपना जो पहला टॉपिक है वो है आवेश। विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज की आवेश किसे कहते हैं। देखिए, आवेश को परिभाषित करने के लिए हम दो प्रोटॉन लेते हैं। जैसे मैंने दो प्रोटॉन लिए, इनको जब पास लाया जाता है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को धकेलते हैं। इसी प्रकार जब दो इलेक्ट्रॉन पास आते हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को धकेलते हैं। परंतु एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जब दो प्रोटॉन पास आते हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। जब दो इलेक्ट्रॉन पास आते हैं तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण बल लगता है। परंतु जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पास पास आते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। ये जो बल लग रहे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, चाहे वो प्रतिकर्षण का बल हो चाहे वो आकर्षण का बल हो, इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। इस बल का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल। अब हम फिर से बात करते हैं आवेश की। देखिए, आवेश की जो एक्यूरेट परिभाषा है वो कोई भी नहीं है। मतलब आवेश को परिभाषित अभी तक किया ही नहीं गया है। बस आवेश को हम एक गुण के रूप में परिभाषित करते हैं। कैसे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये होते हैं मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो मूलभूत कणों के बीच जो बल लगता है उसका जो कारण है या जो गुण है उसी को कहते हैं आवेश। यानी कि आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण मूलभूत कणों के बीच स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है। समझ में आया ना बेटा, कि आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण जो मूलभूत कण हैं उनके बीच स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है। यह थी आवेश की परिभाषा, या आवेश एक गुण है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। देखिए, एक प्रोटॉन पर आवेश का जो मान है वो है 1.6 10 की घात -19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश का जो मान है वो है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। परंतु यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो आवेश है वो पॉजिटिव है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो नेगेटिव है। यहां कूलाम जो है वो आवेश का SI पद्धति में मात्रक है। SI कहो
या MKS कहो, इसमें जो मात्रक है वो है कूलाम। आवेश की जो यूनिट है वो कूलाम है। अब हम बात करते हैं आवेश के मात्रकों की, कि आवेश के और क्या मात्रक हो सकते हैं। आवेश के मात्रक, देखिए बेटा, अभी हमने ये पढ़ा कि SI जो पद्धति है, सिस्टम इंटरनेशनल, इस पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो कूलोम है, और इसको हम लिखते हैं C से। CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो ESU कहलाता है। ESU का मीनिंग है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, या इसको हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युत मात्रक। ये CGS पद्धति में आवेश का मात्रक है ESU। आवेश का एक अन्य मात्रक भी होता है, उसको हम कहते हैं EMU। EMU मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी EMU भी आवेश का एक मात्रक होता है। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब हम बात करते हैं कि CGS पद्धति में जो मात्रक है ESU और SI पद्धति में जो मात्रक है कूलोम, इनके बीच क्या रिलेशन है। देखिए, 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। 3 गुणा 10 की घात 9 ESU मिलकर 1 कूलाम बनाते हैं, जबकि 10 कूलाम बराबर होता है 1 EMU। 10 कूलाम जो है वो 1 EMU के बराबर होता है। आवेश का एक अन्य मात्रक भी हम पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं फेराडे। फेराडे भी आवेश का एक मात्रक है। साधारणतया केमिस्ट्री के अंदर आवेश का जो मात्रक है वो फेराडे लिया जाता है, और 1 फेराडे जो है वो लगभग 96,500 कूलोम के बराबर होता है। 1 फेराडे का जो मान है वो लगभग 96,500 कूलाम के बराबर होता है। फेराडे जो है वो आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी यूनिट होती है, जबकि आवेश की सबसे छोटी यूनिट, आवेश की सबसे जो छोटी यूनिट है उसे हम कहते हैं ESU। इसका एक नाम और भी है, फ्रैंकलिन। आवेश की सबसे छोटी इकाई को ESU कह सकते हैं, या वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम के आधार पर ESU को ही फ्रैंकलिन कहा जाता है। ये थे आवेश के मात्रक। अब हम बात करते हैं आवेश की विमा। आवेश की विमा यानी आवेश की डायमेंशन क्या होती है। देखिए, आवेश की विमा को परिभाषित करने के लिए मैं पहले विद्युत धारा की बात करना चाहूंगा। विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं, और ये आवेश प्रवाह की दर होती है, यानी आवेश बटा समय, इसको हम कहते हैं विद्युत धारा। तो आवेश जो है वो बराबर होगा विद्युत धारा गुणा समय, यानी आवेश की जो विमा है वो विद्युत धारा के लिए हम A यूज करते हैं और समय के लिए हम कैपिटल T यूज करते हैं। इसलिए आवेश की जो विमा है वो होती है AT। समझिए ना बेटा, आवेश की जो विमा है उसके बाद हम पढ़ते हैं आवेशों के गुण। आवेशों की प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसको पढ़ना है हमें। आवेशों के गुण, सबसे पहला जो गुण है वो है आवेशों की योज्यता।
योज्यता यानी एडिशन यानी योग जोड़। यहां पर योज्यता को हम जोड़ से समझ सकते हैं। आवेशों की योज्यता क्या होती है इसको हमें समझना होगा। तो आवेशों की योज्यता को समझने के लिए मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूं, एक विलगित निकाय लेता हूं। विलगित निकाय हम किसे कहते हैं? विलगित निकाय एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर हम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां एक बॉक्स बना दिया, ये कोई निकाय है, अलग है, हम केवल इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं विलगित निकाय। अब मान लिया मैंने इसको 1 माइक्रोकुलाम आवेश दिया, इसके बाद मैं इसको कुछ आवेश और देता हूं, जैसे मैंने इसको 2 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया। तो अब इस निकाय का जो नेट आवेश है वो 1 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम यानी 3 माइक्रोकुलाम हो गया। अब अगर इसको मैं और आवेश देता हूं, जैसे मैंने इसको 3 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया, तो अब इस निकाय का नेट जो परिणामी जो आवेश है वो हो गया 3 + 3 यानी 6 माइक्रोकुलाम। अब अगर मैं इस निकाय को -4 माइक्रोकुलाम आवेश देता हूं, तो अब इस निकाय का जो कुल आवेश है वो हो गया 6 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम यानी कि 2 माइक्रोकुलाम। इसे कहते हैं हम आवेशों की योज्यता। देखिए, आवेश एक स्केलर यानी एक अदिश राशि होती है, इसलिए आवेशों को जोड़ते समय हमें किसी भी दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। अगर हम किसी भी निकाय को आवेश देते हैं तो उसका जो नेट आवेश है, निकाय का जो परिणामी आवेश है, उसको जितना भी आवेश दिया गया है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं हम आवेशों की योज्यता। इसको हम साधारण तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक निकाय लिया हमने, ये एक निकाय है, इसको हमने अलग अलग आवेश दिए, जैसे Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश एंड सो ऑन Qn आवेश। अब हमें इस निकाय का जो नेट आवेश है, नेट चार्ज है, उसको लिखना है। Q नेट हम लिख रहे हैं, परिणामी आवेश लिख रहे हैं, तो वो होगा Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन + Qn। यानी कि इस निकाय को जो दिया गया कुल आवेश है वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पर हमने सभी को पॉजिटिव आवेश माना है, इसलिए सभी जो चिन्ह लगाए गए हैं वो पॉजिटिव है। अगर यहां कोई आवेश नेगेटिव होता तो वो प्लस की जगह माइनस हो जाता। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q नेट बराबर सिग्मा QI, और I की जो वैल्यू है वो 1 से n तक। इसे कहते हैं आवेशों की योज्यता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।